सबसे पहले शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे। दिल्ली में सियासत भी गर्म है और दिल्ली में सियासत के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी चल रही है। लेकिन दिल्ली की सियासत में आज कांग्रेस के हलकों से बड़ी खबरें आ रही है। कांग्रेस में आज कौमी सतह का इजलास भी हो रहा है और कौमी सतह के इस इजलास में क्या कुछ निकल के आ रहे हैं वो हम ताबे से जानेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि इस इजलास में मुल्क भर से कांग्रेस हाईकमान की लीडरान जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इंतखाबात साफ जाहिर है, दिल्ली में कांग्रेस के इजलास हो तो इंतखाबात पे पहली नजर होगी। इंतखाबात आने वाले हैं और इन इंतखाबात से पहले कांग्रेस क्या लाएमल बनती है, इंडिया अलायंस के साथ क्या लाएमल बनता है और फिर दूसरी पार्टियों को पिछाड़ने के लिए कांग्रेस क्या करती है, ये आज की इस मीटिंग में, आज के इस इजलास में फैसला लिया जाएगा। और साथ साथ में कांग्रेस के आज के इस इजलास में राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल का आवाम के साथ जुड़ने का एक और प्रोग्राम है और उसी यात्रा के हवाले से आज की इस मीटिंग में भी मंथन किया जाएगा, बहस की जाएगी और कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर भी आज की इस में बड़ा मामला जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। कुल मिला के दिल्ली में कांग्रेस हलकों में बड़ी चहल पहल, बड़ी हलचल और इसी बड़ी हलचल पर ताबिश कमाल ने भी नजर रखी हुई थी। ताबिश कमाल दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ताबिश समझानेंगे। ताबिश बताइएगा हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को क्या कुछ निकल के आया अभी तक की मीटिंग में। मीटिंग जो शुरू हुई 4 बजे, हमारे दर्शक, हमारे सूत्र या हमारे सोर्स बता रहे कि कांग्रेस की नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो क्या कुछ अब तक का मंथन करके निकला कांग्रेस की इस मीटिंग में? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि 3 बजे जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जो सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि 4 पॉइंट्स पर काम करना है जिनको बहुत अहम रखा गया है। पहला तो ये है कि जो वोटर लिस्ट है उनका काम करना है, यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, इन सबके वोट चेक करने हैं कि इनके वोट तो नहीं काटे गए और उनके बूथ को मजबूत करना है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को, हर कांग्रेस वर्कर को बूथ पर जाना है और इन तमाम वोटर्स तक पहुंच करके इनके वोट बनवाने हैं, इनके वोट नहीं कटने चाहिए। दूसरा अहम यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जो पिछली सरकारों ने काम किए हैं, वो सब जनता के बीच लेकर के जाने हैं। साथ ही जहां तक इंडिया अलायंस के जो मीटिंग का सवाल है, क्योंकि कन्वीनर चुनने की लगातार बात हो रही है, तो ये सोर्स से पता चला था कि आज शाम को 6:30 बजे करीब एक बैठक ऑनलाइन हो सकती है जिसमें इंडिया कन्वीनर के अलावा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल बैठक कल के लिए टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो तमाम और बैठकें हैं उनमें बिजी शेड्यूल उनका नजर आ रहा है। तो ऐसे में भी ये कह पाना बहुत मुश्किल हुआ कि आज ही शाम को 6:30 बजे वो बैठक होगी या उसको कल के लिए रखा गया है। हालांकि ये कंफर्म है कि ये एक बैठक बहुत जल्द होने वाली है जो ऑनलाइन होगी। आज जो बैठक हुई है, जो कांग्रेस में फिलहाल अभी चल भी रही है बैठक, उसमें कांग्रेस के तमाम आला जो पार्टी के लीडर्स हैं वो मौजूद रहे हैं, जिनमें पार्टी के तमाम स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं, इंचार्ज, को इंचार्ज, CLP लीडर्स, सभी को बुलाया गया था और सभी से राय मशवरा करके एक राय शुमारी की गई है और ये रणनीति आगे की तैयार की गई है कि इस तरह से चुनाव लड़ना है, कैसे ग्राउंड जीरो पर वर्कआउट करना है, किन सीटों पर चुनाव लड़ना मुनासिब रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जाती है तो कौन सी वो सीटें हैं जो बहुत अहम कांग्रेस के लिए हो सकती हैं, तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए और हर स्टेट के अपने जो इंचार्ज है और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनसे राय मशवरा किया गया है कि आपके स्टेट में कौन सी अहम इश्यूज हैं जिनको रेज किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम चीजें आज हुई हैं और बहुत अहम रही है मीटिंग, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए लास्ट जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं आ चुका है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया अलायंस के जो और दीगर जमातें हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर वर्कआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना समय बीत रहा है उतना ही काम देरी से होगा। क्योंकि अगर आप सीट शेयरिंग, ताबिश, मैं विजुअल्स में देख रहा हूं कुछ पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं और कुछ करंट चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। ये क्या चीफ मिनिस्टर्स एज ए चीफ मिनिस्टर इस मीटिंग में आए और कौन कौन सा चीफ मिनिस्टर आपको नजर आया है? मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मौजूद है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया मौजूद है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अभी नए बने हैं वंता रेड्डी, वो मौजूद हैं। तो ये 3 चीफ मिनिस्टर तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। उसके अलावा
जो सीनियर लीडर है, जिनमें एक्स चीफ मिनिस्टर रहे भूपेश बघेल या अशोक गहलोत, ये तमाम जो सीनियर लीडर है, उसके अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज जो हैं, वो तमाम जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद है। क्योंकि देखिए सनम, मैं आपको यहाँ बता दूं कि पार्टी ग्राउंड जीरो से लेकर ऊपर तक की लड़ाई 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैसेज कन्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में एक ताकत का एहसास कराना कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, और इसीलिए तमाम लीडर्स को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लीडर नाराज हो सकते हैं अलग अलग स्टेट के, तो वो सब खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था। राहुल गांधी खुद मीटिंग में मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, और एक एक लीडर की, हर स्टेट से आए एक लीडर की बात बहुत ध्यान से सुनी गई है कि 2024 को लेकर के किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है, कैसे चुनाव लड़ना है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए। और अगर खास तौर से मैं जम्मू कश्मीर की अगर सनम यहाँ पर बात कर लूं, तो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी और जम्मू कश्मीर से सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर, उसके अलावा यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए एक और मैं आपको अपडेट यहाँ पर करूं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो नए इंचार्ज बनाए गए हैं भरत सिंह सोलंकी, उनका 2 दिन का जो दौरा है वो उन्होंने भी कुछ देर पहले बताया था हमसे कि हम 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। यानी जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में अलग अलग जाकर के वो कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनसे मिलेंगे, यानी कल या परसों ये 2 दिन बहुत अहम रहेंगे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो इंचार्ज नए वहां पर बनाए गए हैं, रजनी पाटिल पहले कांग्रेस की इंचार्ज थी, वहां पर उनको हटा करके भरत सिंह सोलंकी को बनाया गया है। सीनियर लीडर है, कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं, गुजरात से ही आते हैं, और अब ये जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बनाए गए। तो 2 दिन के ही अगले 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, और जम्मू कश्मीर में जाकर बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, समय इजाजत नहीं देता, बहुत शुक्रिया, लंबी बात आपसे करनी थी। भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अब इंचार्ज जो हैं वो 2 दिन के दौरे पे जम्मू कश्मीर आए, ताबिश भी बता रहे थे। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मीटिंगों के साथ साथ कांग्रेस के लिए आज एक और बड़ा सरप्राइज था। ये बड़ा सरप्राइज तस्वीर में आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खड़ा है, लेकिन जो ये खातून आपके नजर आ रही है ये कोई आम शख्सियत नहीं है। साफ जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो माला है किसी आम खातून को नहीं पहनाएंगे। जहां राहुल गांधी भी मौजूद हो, तो ये जो खातून है ये आंध्र प्रदेश के साबका वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की बहन है, और वाईएस राजशेखर रेड्डी की इस बहन का नाम शर्मिला है, और इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबका सरबराह राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। कांग्रेस का तो ये जो कॉलर होता है ये भी पहना, और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस की तरफ से दी गई किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज का कांग्रेस के लिए बड़ी खबर यही थी। उन्होंने बताया कि मुझे वाईएस राय तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में खत्म करने पर भी, जम करने पर भी खुशी हो रही है। यानी उन्होंने अपनी पार्टी जो है उसको भी खत्म किया और जम किया कांग्रेस में, और राहुल गांधी को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखना उन्होंने बताया उनके वालिद का ख्वाब भी था और उनका भी ख्वाब है, और मैं उस ख्वाब को, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कांग्रेस में आज शामिल हो रही हूं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी खबर थी। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। जिस तरह कांग्रेस में बड़ी शख्सियत का आंध्र प्रदेश से पार्टी में अपनी पार्टी को जम करना और उसमें शमूल इख्तियार करना, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला के लिए आज का दिन अच्छा नहीं। सुबह सुबह केजरीवाल के घर के बाहर फोर्सेस की अच्छी खासी, पुलिस की एक अच्छी खासी तादाद को देखी गया, और फिर ये नफरी जो फोर्सेस के एडिशनल डिप्लॉयमेंट उनके घर के बाहर देखी गई। तो यही मालूम हुआ कि शराब का जो घोटाला है, मुबैना घोटाला, उस मामले में आज ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, और ये डिप्लॉयमेंट जो है वो इसी हवाले से है। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट करीबन 2 से ढाई घंटे रही और उसके बाद ये वापस चली गई। अगर तो दिल्ली पुलिस ने इस हवाले से कोई बात नहीं की, ताहम माना जा रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल को इस हवाले से गिरफ्तार किया जाएगा। बताते चले, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला हैं, आम आदमी पार्टी का सरबराह हैं। उन्हें कल ईडी का समन आया था और समन का उन्होंने कल जवाब नहीं दिया था, उन्हें पेशी का समन आया था, और आज उनके ईडी के समन के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी का मकसद मुनसिफाना तहकीकात नहीं बल्कि सियासी धमकी देना है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई करप्शन हुई है
तो करोड़ों रुपए कहां गए? वो कौन सा करप्शन है जिसमें पैसा नहीं है? सच तो यह कि कोई करप्शन नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब आजसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक समेत कई रहनुमाओं ने कल रात देर गई ये दावा किया था कि केजरीवाल के घर पर आज छापा मारा जा सकता है और इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जराया ने बताया कि पार्टी कायदीन कल शाम इस हवाले से तबादला ख्याल के लिए गठजोड़ भी हुए थे और केजरीवाल ने कल तीसरी बार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने को ना होने का इंतखाब किया था और पार्टी कन्वीनर ने कुछ तहकीकाती इदारों को यह खत भी लिखे थे कि अपनी तैयारियों का इजहार किया था कि इस बात पर जोर दिया था कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। इंतखाबात से पहले क्यों नोटिस भेजा जा रहा है, ये आपको आज केजरीवाल ने सवाल उठाया था। इस संबंध के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब इन्हें कि दिल्ली के घर के बाहर का मनाजिर आपने देखे, लेकिन अब आपको मनाजिर जम्मू कश्मीर के दिखाएंगे जहां नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन में शिरकत करे आने वाले थे लेकिन शिरकत नहीं कर सके। आए तो वो जम्मू, लेकिन जम्मू में वक्त पे नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें जम्मू लाने वाला तैयारा धुंध की वजह से जम्मू में नहीं उतर सका और सरकारी तौर पर उस वक्त बताया गया कि मौसमी हालात की वजह से जम्मू में लैंडिंग मुमकिन नहीं हो सकी, इसलिए नायब सदर हिंद जम्मू में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। यहाँ सरकारी तौर पर बताया गया कि वो सीधा कठुआ के बायो पार्क में बायो स्टार्टअप एक्सपो का इफ्ताह करने के लिए उस प्रोग्राम में बराह रास्त जा रहे हैं। और बायोटेक प्रोग्राम क्या है, इस हवाले से आपको बताते चलें। बाद दोपहर सदर हिंद ने शुमाली हिंदुस्तान में उभरते हुए स्टार्टअप रुझानात के तहत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ साथ सरहद जिला कठुआ में इस मेगा एक्सपो का इफ्ताह भी किया। उस सिलसिले में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान उन्होंने बताया कि मेगा एक्सपो न सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स को फरोग दे रही है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत स्टार्टअप निज़ाम को पायदार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये भी बताया गया कि 2014 में स्टार्टअप्स की कुल तादाद हिंदुस्तान में 350 थी और अब ये पहुंचकर 1,30,000 तक हो गई है और हिंदुस्तान अपने स्टार्टअप निजाम में दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये एक मेगा प्रोग्राम है कठुआ में और उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से स्टार्टअप्स और उनकी मसनूआत की नुमाइश हो रही है और खास मकसद के लिए सरकारी तौर पर बताया जाता है कि कारोबारी तबके, कारोबारी अफराद और तजुर्बाकार असातिज़ा को फरोग दिया जा सके और इसमें मुकामी नौजवान, कॉलेज, स्कूल के तुलबा और उभरते हुए कारोबारी अफराद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ा स्टार्टअप का प्रोग्राम है, लेकिन जम्मू में सुकास का कन्वोकेशन हुआ। सुकास के उस कन्वोकेशन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर मौजूद रहे और मनोज सिन्हा ने इस तकरीब से खिताब भी किया और को जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए मुबारकबाद भी दी और तकरीब के दौरान ने नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल बताते हुए बताया कि वो दिन दूर नहीं जब वो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान दुनिया के हर मुकाम पर अपना नाम दर्ज करवा रहा है। जरा मनोज सिन्हा का कन्वोकेशन से खिताब का एक हिस्सा सुनते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की शुरुआत आने वाले दिनों में करेंगे। आज इसका एहसास सभागार में उपस्थित सभी लोगों को हो गया है। आज दीक्षांत समारोह के पश्चात बहुत से स्टूडेंट्स को जीवन में आगे की यात्रा के अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे। बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन की अपनी यात्रा जारी रखेंगे तथा बहुत से बच्चे प्रोफेशनल जीवन की भी शुरुआत करेंगे। इन दोनों रास्तों को चुनने वाले स्टूडेंट्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे उपनिषद में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में सुकास के कन्वोकेशन से खिताब के दौरान नौजवानों को मुस्तकबिल की दुआ और उम्मीद भी दिला रहे थे। लेकिन आपको दुआ की और उम्मीद के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पे लिए चलते हैं। SIA स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की छापेमारी और प्रॉपर्टी जब्ती का मामला और शुमाली कश्मीर के सोपोर में आज एक शख्स की 5 कनाल जमीन
जिसका शख्स का नाम अब्दुल रशीद मीर बताया गया है, उसकी अमरगढ़ सोपुर का रहने वाला है, उसकी जमीन जो है उसको आज बाज़ाब्ता तौर पे सारे मुहर किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को वो FIR नंबर 19/2022 में मतलूब था और कहीं न कहीं इस मामले पे आज जो बारामूला की जो पुलिस SI की जो यूनिट जो है उन्होंने इस जमीन को कब्जा में किया। आपको थोड़ा बताते चले, मंशियात का मामला बारामूला में देखने को मिला है और बारामूला में पुलिस ने आज एक मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार करके उसके कब्जे से ममनुआ मंशियात बरामद की हैं। पुलिस पोस्ट पलालन ने आज बताया कि हैदरबेग के मुकाम पर उनके एक नाके के दौरान एक शख्स को रोका गया और उसके कब्जे से तलाशी के दौरान 8 किलो बंग जैसा पाउडर जो है वो बरामद हुआ है और इस पकड़े गए शख्स की शिनाख्त मुश्ताक अहमद वलद मामले यूसुफ साकिन यादीपुरा पट्टन के बतौर हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ट्रांसपोर्ट के मामले को नाजरीन आप जानते होंगे, ट्रांसपोर्ट का मामला परसों बवाल खड़ा कर चुका था और उसके बाद जब टैंकर्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की तो फिर हालात बहुत कशीदा हो गए थे, लाइन लग गई थी। लेकिन फिर जो टैंकर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें से कुछ ने हड़ताल वापस ले ली। लेकिन कल और आज भी ट्रांसपोर्टर्स के ग्रुप ने जम्मू में कल और आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हड़ताल जो है ये साफ जाहिर है सरकार के इस कानून के खिलाफ है। श्रीनगर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर फेडरेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि मरकजी सरकार का ये कानून जो है बाज़ाब्ता तौर पे पास भी हो चुका है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं, सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकलती है तो ये कानून लागू तो नहीं होगा। लेकिन क्या भरोसा, तो भरोसे का उन्होंने बताया कि भरोसा जब सरकार लिख के दे कि ये कानून नहीं लागू होगा, इसमें तरमीम की जाएगी या तरमीम करके सामने गैजेट नोटिफिकेशन करे तो तब बात बन सकती है। तो इस हवाले से सरकार को उन्होंने बताया कि हालात का रुख मोड़ने की जरूरत है और हालात का रुख कैसे मोड़ा जा सकता है, जरा सुनिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया। हमारी ये एक यहाँ पर मीटिंग थी सारे मेंबर्स की, तो आज भी हमने यही फैसला लिया है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हिट एंड रन वाला केस है, गवर्नमेंट इसको रिपील करे। तो हम चाहते हैं जिस तरह से होम सेक्रेटरी अरुण बल्ला जी का वो वीडियो आया है, हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाए, उस टाइम फ्रेम तक इस कानून को कैसे वापस लिया जाए या इसको कैसे बदल जाए वो प्रक्रिया हमें बताई जाए ताकि हमको भी थोड़ा इसमें फिर विश्वास हो जाए। आपको पता है कि हमारी एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉलें भी दी थी। हड़ताल हालांकि हम विश्वास हो जाए और क्या प्रक्रिया, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है ताकि लोगों में विश्वास हो जाए। और नाजरीन, अब सरहदी जिला कुपवाड़ा का हाल अहवाल सुबह सुबह भी हमने कोशिश की आप तक पहुंचाएं। अभी ताज़ा हाल आपको बताते चलें कि कुपवाड़ा के डार गली बस स्टैंड के नज़दीक लगी भयानक आग में 2 दर्जन के करीब ढांचों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है और यहाँ पे एक शख्स के जख्मी होने की खबर है जिसे श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। रात करीबन 2:30 बजे लगी इस आग ने भयानक सूरत-ए-हाल इख्तियार की और जब तक फायर सर्विस अमला, मुकामी लोग, पुलिस, फौज, टाउन में जो बाकी लोग हैं वो इस आग को काबू में लाते तब तक ये बहुत सा नुकसान कर चुकी थी। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि नुकसान बहुत हुआ है और ये डार गली बहुत ही कंजस्टेड गली कुपवाड़ा में मानी जाती है और दौरान शब लगी इस आग में हौलनाक आग जो लगी उससे वहां की जिला इंतजामिया भी आज सुबह सूरत-ए-हाल पर पहुंची थी, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को जान फिशानी से काम करना पड़ा, काम लेना पड़ा। जरा कुपवाड़ा में फायर एंड इमरजेंसी के साथ साथ दूसरे मुकामी लोगों ने इस पे क्या बताया वो भी आपको बताएंगे। और आग लगने की वजह जिस तरह आमतौर पर बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स का गलत इस्तेमाल है, अक्सर यहाँ पे भी यही बताया गया है। क्या है वो जरा सुनिएगा। त्रे बजाम नार आम साइड यह तोर्मुत मे कई पिठ अपोर बहुत कमरस में पतमस कमरस में शिंगे अत आव मे थोड़ा मुशुक दूह बहुत वोतस थोद रज 3 बजाम बहुत वोतस मे तुम आब नोट लोग आब नार आब दिन अत पे मे हूर को नजर अत वो कई सोरी नार पत मे अयाल मे बी याद बे मे पन शुर 2 लकट
बेस खानदारी कंट्री लेवल किन वो बुन ये बुन वसन कहीं पे यु बुन वोत्स मे बच्ची रोज ये लकट पे खोस बे वापस वजन सह बुन बे कैश वैश सोन पुन बे दुद सोरे था। हमें शायद हमें लगता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा है, लेकिन हम एलजी गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे दुकानदारों को रिहेबिलिट करने के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा। सरकार कुछ मदद करेगी। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये वहाँ के लोग बता रहे थे। लेकिन हमारे साथी साहिल शमी ने कुपवाड़ा में जिला तरक्याती कमिश्नर से भी यह पूछा कि मदद की बात हो रही है, जख्मी भी हुआ है। और इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुदन जो आज मौके पे पहुंची हुई थी, सुबह सुबह मौके पे गई थी, जायजा भी उस जगह का लिया। और इस हवाले से उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की कि आप अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स का, कांगड़ी का या दूसरी चीज़ों का आग लगने जिससे आग लग सकती है उनका एहतियात से इस्तेमाल किया करें। साथ में आयुषी सुदन ने बताया कि सरकार से जिस तरह भी हो सके मदद करेगी। जरा आयुषी सुदन जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा को सुनते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली लोगों का भी सपोर्ट रहा है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ पर अप्रोच किया और इंश्योर किया कि जो फायर लगी वो और फैले ना, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे पीछे बहुत ही डेंस है, देयर और भी शॉप्स हैं और इसको कंट्रोल किया गया एंड इन अ टाइमली मैनर। पर जो नुकसान हुआ है डेफिनेटली उसका चलिए, जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुदन जो नुकसान हुआ है उस हवाले से भरपूर सरकार कोशिश करेगी। लेकिन ये आग लगने की वजह ठंड भी है। जब ठंड हो तभी तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठंड का आलम जरा आपको बताएं, शहर श्रीनगर की डल झील की तस्वीरें भी दिखाते हैं। आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं। ये यखबस्ता हवाएं नहीं है बल्कि यख लगा हुआ है, यानी पानी जम चुका है। कुछ किनारों से डल झील साफ नजर आ रही है और डल झील के साथ साथ जो ठंडी हवाओं का आलम है इस वक्त, उस आलम में सुबह 11 बजे 11:30 तक बाहर निकलना भी बड़ा कमाल होता है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ आम डल का एक आम शहरी, एक आम वो जिसके रोजी रोटी डल झील से वाबस्ता है, वो क्या सोचता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दिन पहले ही कश्मीर में छोटे हैं और उस पर सुबह 11 बजे तक कोई बाहर ना निकले तो फिर कोई आमदनी भी नहीं हो सकती है। तो ये जो मौसम है ये हर तरफ से मारता है, खर्चे बढ़ाता है। गर्मी का इलाज करना है तो उसके लिए खर्चे करने हैं, उसके लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स रखने हैं, उसके लिए बुखारी, कांगड़ी, कोयला और फिर घरों में हमाम, बिजली, जो कुछ भी है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। गर्म कपड़े खरीदने पड़ते हैं और उसके बाद काम काज भी नहीं। तो एक और मुसीबत भी है शर्मा कश्मीरी के लिए। तो इसी मुसीबत को एक आम शिकारे वाला किस तरह से लेता है उसकी भी बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे सयाह किस तरह से इसको लेता है। अच्छा लग रहा है, ठंडा है, बट पहलगाम में ज्यादा ठंड थी। अच्छा, बर्फबारी नहीं हुई है? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बर्फबारी नहीं हुई, वही देखने आए थे। अच्छा, क्या चाहते, बर्फ देखना चाहते थे। कैसी लगी आपकी हॉस्पिटैलिटी? कैसी? बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी तो बहुत अच्छी है, दैट आई कैन एग्री ऑन, यस। और क्या मैसेज देंगे बाकी मुल्क में यहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे सुंदर जगह है, देखने की जगह है, तो सबको एक बार तो आनी चाहिए। थैंक यू। खुशबू डेंगरा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सेकंड टाइम आए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम ठंडी सर्दी हवा? हाँ, बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है। वहाँ पे मेरे घर में तो 10 जाता था, मगर यहाँ पे माइनस जाता है, पर ठीक है। बर्फ नहीं हुई है तो क्या बर्फ देखने का शौक? हाँ, सब इंस्टाग्राम पे देख के बर्फ देखने आए थे, मगर अभी सब चला गया। सब पिछले साल था, इस साल कुछ भी नहीं है, लेट आए। जम्मू में कश्मीर में मनफी नेगेटिव यानी -4.8 तक भी दर्जा तक पहुंच रहा है। लेकिन जम्मू का हाल हवाल भी आपको बताते चले, वो कोहरा, वो धुंध जम्मू में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और इस कोहरे और धुंध के बीच में जो हद निगाह है यानी विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 से 5 जनवरी तक मैदानी इलाकों में आमतौर पर अबर आलूद और खुश्क मौसम रहेगा। लगभग अलग अलग जो तनाई वाले ऊपरी इलाके वहां पे हल्की हल्की बर्फ पड़ सकती है, लेकिन 6 से 7 जनवरी तक मौसम ज्यादातर खुश्क ही रहेगा। आमतौर पर मौसम अबर आलूद की तवक्का है
और ये सूरत हाल जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह देखने को मिल सकती है। और जम्मू में इस कड़ाके की ठंड में किसानों को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ जाहिर है इस ठंड में किसान भी बाहर नहीं निकल सकते हैं और उनकी फसलों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी 2-3 दिन पहले मौसम ठीक रहे ना, हुण अज इन्नी बड़ी धुंध पवा दी है। धुंध की वजह कन्नै जेह्ड़े फसल है मटर होई गे जियां आलू होई गे ते एह् बी इ'यां खराब होने होआ दे ने ते महाराज दुकानदारें गी बड़ा फर्क पेई है, कारोबार नहीं रहे तो मतलब कारोबार नहीं रहा है, बड़ा फर्क पड़ा है हर किसी चीज पे और मौसम का असर हर जिंदगी के हर शोबे में पड़ रहा है। लेकिन इसी मौसम के बीच में आपको चलते चलते बताते चले जलजलों का मौसम भी शायद चल पड़ा है। आए रोज जलजलों की खबरें आ रही हैं और आए रोज कहीं न कहीं वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दौरान शब 3.9 की शिद्दत का भी जलजला एक बार फिर देखा गया है, महसूस किया गया है और ये जलजला जो है किश्तवाड़ से महसूस किया गया है। किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन रात 12:38 पर जलजले का झटका महसूस हुआ, मरकज कश्तवाड़ बताया गया। तो जलजले किसी झटके के साथ आपको बताएं कि अभी बस इतना ही। उर्दू खबरनामे में 4 बजे दोपहर से पहले जरूर इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।